नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के सिंधु सभ्यता पर अपना व्याख्यान दूंगी। 1920 ईस्वी के पूर्व वेदों में वर्णित आर्यों की प्राचीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीन सभ्यता माना जाता था, किंतु सिंधु सभ्यता की खोज ने प्राचीन भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। अब सभ्यता की खोज किसने की? 1920 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान से अतीत के खंडरों में छिपी इस सभ्यता के अवशेष खोज निकाले। हड़प्पा कहाँ स्थित है, हमें ये पता होना चाहिए। हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान में लाहौर से 100 मील दूर पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगुमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1922 ईस्वी में डॉक्टर राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से लगभग 600 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, नामक स्थान पर उसी सभ्यता के एक और केंद्र के रूप में भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए थे। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची से 340 मील दूर लरकाना जिले में स्थित है। शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि यह सभ्यता केवल सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों तक ही सीमित नहीं थी, वरन पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान, बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों तक भी विस्तृत थी। अब इस सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा? पुरातत्व शास्त्र में उत्खनन में प्राप्त प्राचीन सभ्यताओं के नामकरण के दो आधार होते हैं। पहला, सभ्यताओं का नामकरण उन नदियों के नाम के आधार पर किया जाता है जिसके किनारे वह सभ्यता उदित और पल्लवित हुई। भारत की इस प्राचीन सभ्यता के अधिकांश केंद्र भी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारों में प्राप्त हुए हैं, अतः इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। सभ्यता के नामकरण का दूसरा आधार है प्रथम उत्खनन स्थल। इस आधार पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आधुनिक भौगोलिक नामों में इस सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, गंगा घाटी के उत्तरी भाग तक था। अब इस सभ्यता के काल के बारे में अगर हम जानना चाहें तो विभिन्न इतिहासकारों ने इस सभ्यता का काल अपने अपने मतों के अनुसार अलग अलग समय दिया है। जैसे कि श्री माधव स्वरूप वत्स ने बताया है कि 3500 से 2700 ईसा पूर्व इसका काल था। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व और डॉक्टर राजबली पांडे ने इसका काल 4000 ईसा पूर्व माना है। डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि यहाँ की खुदाई में जल के धरातल तक प्राचीन नगरों के खंडरों के एक के ऊपर एक 7 स्तर मिले हैं। मोटे तौर पर यदि एक नगर के बसने, पनपने और पतन के लिए 500 वर्ष तक का समय दे दिया जाए तो 7 नगरों के बसने, विकसित होने और गिरने में लगभग 3500 वर्ष लगे होंगे। सबसे नीचे का स्तर भी सभ्य नगर का अवशेष है। इस प्रकार यह सभ्यता कम से कम ईसा पूर्व 4000 वर्ष की है। सर मॉर्टिमर हिलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का काल माना है। कुछ मोहरों पर वैसी ही लिपि अंकित है जैसी मेसोपोटामिया और एलम में पाई गई मोहरों पर है। कुछ ऐसी मोहरें उर तथा किश में भी मिली हैं। इनका काल 2500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इससे अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व हुआ था। पुरातन वस्तुओं का कालक्रम निर्धारित करने की आधुनिक वैज्ञानिक विधि कार्बन 14 परीक्षण प्रणाली के अनुसार डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने सिंधु सभ्यता की तिथि 2400 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की है। अंत में सिंधु सभ्यता का उदय लगभग 3500 ईसा पूर्व में हो चुका था और 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक यह अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। अब इनके निर्माता के बारे में अगर हम जानना चाहें तो जॉन मार्शल के अनुसार इसके निर्माता द्रविड़ लोग थे। सिंधु प्रदेश में भूमध्य सागरीय नस्ल के लोगों की प्रधानता थी और द्रविड़ लोग भूमध्य सागरीय नस्ल की ही एक शाखा थी। रामचंद्रन, शंकरानंद, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, दीक्षितार, पुसालकर के अनुसार इनके निर्माता आर्य थे, परंतु
सिंधु और वैदिक सभ्यता के बीच भारी अंतर देखते हुए डॉक्टर विमल चंद्र पांडे आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता नहीं मानते। गार्डन चाइल्ड सुमेरियन बताते हैं, कुछ विद्वानों ने कपालों, अस्थिपंजरों, मूर्तियों के अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता किसी एक जाति के नहीं थे, बल्कि कई जातियों के सम्मिश्रण से इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। इन जातियों में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन उल्लेखनीय थी। अब सिंधु सभ्यता की विशेषताओं पर अगर गौर किया जाए तो सबसे पहले हम इनके नगर नियोजन पर अपनी एक दृष्टि डालें तो पता चलता है कि उत्खनन में प्राप्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों से ज्ञात होता है कि इन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुरूप हुआ था। इन नगरों के वास्तुशिल्प को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें योजनाकार और निर्माणकर्ता नगर नियोजन और नगर के विशेषज्ञ रहे होंगे। यहाँ के नगर आधुनिक नगरों की भांति सुव्यवस्थित रूप से बसे हुए थे। अर्नेस्ट मैके के शब्दों में, उन अवशेषों को देखकर व्यक्ति अनुभव करता है कि ये लंकाशायर यानी कि इंग्लैंड के किसी आधुनिक नगर के अवशेष हैं। नदियों की बाढ़ से सुरक्षा की दृष्टि से नगर योजना दो असमान ऊंचाई वाले टीलों पर केंद्रित थी। ऊंचे टीले पर गढ़ी और नीचे टीले पर नगर बसाया जाता था और दोनों चार दीवारी से घिरे होते थे। अगर इनकी सड़कों के बारे में हम जानना चाहें तो पता लगता है कि सड़कें उनकी नगर योजना का मेरुदंड थी। हड़प्पा की सड़कों के बारे में तो हमें विशेष जानकारी नहीं मिलती, किंतु मोहनजोदड़ो के अवशेषों से इन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी और समानांतर जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार नगर खंडों या मोहल्लों में विभक्त हो जाता था और प्रत्येक खंड की माप प्राय 800 × 1200 फीट होती थी। स्थान स्थान पर कूड़ा करकट एकत्र करने की भी व्यवस्था थी। सड़कें हालांकि मिट्टी की बनी होती थी, उसके बावजूद इनकी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। इनकी जल निकास व्यवस्था या नालियों के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? यह कि सभी नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर नालियां बनी हुई थी। घर की नालियां गली की नालियों से और गली की सड़क की नालियों से मिल जाती थी और इस प्रकार गंदा पानी नगर के बाहर निकाल दिया जाता था। नालियां पक्की होती थी। इनके निर्माण में पक्की ईंटों, पत्थर, चूने, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नालियों को ढकने के लिए चौड़ी ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। नालियों की नियमित सफाई की भी व्यवस्था थी। अब अगर हम स्वास्थ्य और सफाई के बारे में ध्यान दें तो पता लगता है कि सड़कों के किनारे इन्होंने छायादार वृक्ष भी लगाए, नगरों में रोशनी की व्यवस्था भी की। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए दीप स्तंभों से स्पष्ट है कि सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था थी। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड, गलियों की सुंदर पंक्तियों और नालियों की उत्तम प्रबंध और उनकी सतत स्वच्छता से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ कोई नियमित नगर शासन था जो अपना कार्य सावधानी से संपन्न करता था। भवन निर्माण के बारे में जानकारी हमें मिलती है कि सबसे छोटे भवन की नाप 30 × 27 फीट थी, जिसमें 4 या 5 कमरे होते थे, और बड़े भवन छोटे भवनों से दुगनी नाप के होते थे और उनके कमरों की संख्या 30 तक भी होती थी। मोहनजोदड़ो के भवन अधिक विशाल हैं। भवनों के निर्माण में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। इस कार्य के लिए नगर के बाहर भट्टे भी होते थे। सिंधु सभ्यता के सभी भवनों का निर्माण प्राय नींव डालकर किया जाता था। नींव कच्ची और टूटी फूटी ईंटों से भरी जाती थी। 2 मंजिले भवनों की नींव अधिक गहरी और पहली मंजिल की दीवार अपेक्षाकृत चौड़ी होती थी, जिससे वे ऊपरी मंजिल का भार सहन कर सके। मैके के अनुसार दीवारों पर प्लास्टर भी किया जाता था। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी और पत्थर की सीढ़ियां बनाई जाती थी, जो अत्यंत संकीर्ण और ऊंची होती थी। छतों के ऊपर का पानी निकालने के लिए मिट्टी या लकड़ी के परनाले बने होते थे। स्नानघर प्राय मकान के उस भाग में बनाए जाते थे जो सड़क या गली के निकटतम हो। मकानों के दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न होकर गलियों की ओर होते थे।
दरवाज़ों का जो माप था वो 3 फुट 4 इंच से लेकर 7 फुट 10 इंच तक हुआ करता था। कुएं का बारे में हमें जानकारी मिलती है कि प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। इनकी चौड़ाई 2 फीट से 7 फीट तक होती थी और ये कुओं की जो शेप होती थी वो अंडाकार होते थे। विशेष भवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये सार्वजनिक और राजकीय होते थे। भंडार गृह लगभग 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा होता था। राज्य की ओर से इसका प्रयोग अन्न आदि के संग्रह करने में होता था। भवनों के निकट कुछ भट्टियां भी मिली हैं। ये भवन श्रमिकों के निवास स्थान होंगे, ऐसा विद्वानों का मानना है। मोहनजोदड़ो के स्नान कुंड के समीप 80 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा भवन मिला है। इसकी छत 20 स्तंभों के ऊपर टिकी हुई थी। अनुमान है कि यह भवन किसी सामूहिक कार्य के लिए बना था। सार्वजनिक स्नानागार के बारे में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है कि 180 फुट लंबा 108 फुट चौड़ा है। इसकी बाहर की दीवार 8 फुट मोटी है। विशाल स्नानागार में एक स्नान कुंड है जो 39 फुट लंबा 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। कुंड का पानी निकालने के लिए कुंड के दक्षिण पश्चिम की तरफ छेद किया गया है। कुंड के चारों ओर गैलरी, बरामदा और कमरे बने हुए हैं। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि कुंड में नहाने के बाद जो व्यक्ति कोई पूजा पाठ में भाग लेना चाहता है तो वो कमरों में अपने वस्त्रों को बदल सके। धन्यवाद।